एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के क्लास के माध्यम से आपको यूरोप के इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को न केवल मैप में देखकर समझना है, बल्कि साथ में यह भी समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार से आप अपना मैप पर आधारित सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, यानी नोट्स बनाएंगे, जिससे कि न केवल मैप पर आपकी बेहतर समझ होगी, बल्कि एक आपको नए अप्रोच से नोट्स को तैयार करने का तरीका भी पता चलेगा। हो सकता है कि आप इस अप्रोच से पहले भी नोट्स बनाते हो, तब तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जो आप जिस अप्रोच को फॉलो करते हैं उसे मैं भी सही मानता हूँ। तो चलिए देखिए कैसे आपको यूरोप के इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को समझना है और मार्क करना। अगर आप फिजिकल मैप देखेंगे तो फिजिकल मैप देखते ही आपको कई सारे जो है पर्वतीय क्षेत्र यूरोप में नजर आएंगे। अब देखिए, जैसे अगर आप मैप में इस रीजन को देख रहे हैं तो कहेंगे आइसलैंड है। आइसलैंड से नॉर्वेनियन सागर को क्रॉस करते हुए अगर आप नॉर्वे आएंगे तो नॉर्वे से स्वीडन जाने पर इस रीजन में आपको एक पर्वतीय क्षेत्र नजर आएगा, वह है जोलन माउंटेन, जोलन पर्वत। अब देखिए, इसका नोट्स जो आप तैयार करेंगे या इस रीजन को समझेंगे तो सबसे पहले हम कहां पर पहुंचे? स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में। तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर जोलन पर्वत अवस्थित है। अब जब यह वर्ड आपने सुना, कहां तक ध्यान दीजिएगा कि मैप देखते ही स्पष्ट हो गया कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर नॉर्वे और स्वीडन का अधिकार है, यह भी आप पहले से जानते हैं। और एटलस में जब आप नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर जाइएगा तो ये जोलन पर्वत नजर आएगा। इतनी बातों को आप मैप में देखकर स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आगे अगर कहा जाए तो ये जोलन पर्वतीय क्षेत्र जो है यह लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में जो आयरन और लौह अयस्क मिलता है वह लौह अयस्क मैग्नेटाइट आयरन ओर के लिए इंपॉर्टेंट है। और वहीं जोलन पर्वतीय क्षेत्र में ही नॉर्वे और स्वीडन की अगर हम बात करें तो स्वीडन में आपको स्वीडन की सीमा पर या स्वीडन के समीप आपको दो प्लेस नजर आएगा। एक का नाम है किरुना और दूसरा है गैलीवरे। एटलस में ध्यान से देखिएगा तो इनमें से आपको गैलीवरे नजर आ जाएगा। स्वीडन के सेंट्रल पार्ट में मिलेगा, यानी साउथ से जाने पर गैलीवरे मिलेगा। और गैलीवरे से थोड़ा सा नॉर्थ में आगे बढ़िएगा तो अगर किरुना नहीं भी दिया हुआ है तो आप उसे वहां मार्क कर सकते हैं। किरुना और गैलीवरे जो है इस मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब देखिए नोट्स कैसे बनाना है। कोई वाक्य नहीं बनाना है, लोकेशन को अरेंज कर लेना है। और अरेंज करने के बाद अब अगर आप इसको समझने का कोशिश करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। जैसे कि अब आपसे कोई प्रश्न करता है कि जोलन पर्वत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कह सकते हैं ना कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के
या स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर जोलन पर्वत अवस्थित है। यह क्षेत्र लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी यूरोप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ स्वीडन में किरुना और गैलीवरे लौह अयस्क के खनन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अब मान लीजिए कि आपसे कोई प्रश्न करता है कि जोलन पर्वत कौन से प्रायद्वीप पर है, तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर। अगर कोई प्रश्न करता है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर कौन सा पर्वत है, जोलन पर्वत। अगर प्रश्न ये किया जाता है जोलन पर्वत कौन से दो देश के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है, तो नॉर्वे और स्वीडन का। अगर प्रश्न किया जाता है नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर कौन सा पर्वत है, तो जोलन पर्वत। यदि आपसे प्रश्न किया जाता है कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कौन से खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये लौह अयस्क का भंडार किस क्षेत्र में है, तो जोलन पर्वतीय क्षेत्र में। यदि प्रश्न किया जाता है कि किरुना और गैलीवरे कौन से प्रायद्वीप पर, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर। किस देश में, स्वीडन में। कौन से देश के समीप, तो नॉर्वे के समीप। किस पर्वतीय क्षेत्र में, तो जोलन पर्वतीय क्षेत्र में। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप अगर इंफॉर्मेशन को तैयार करेंगे तो प्रीलिम्स के लेवल पर या इंटरव्यू के लेवल पर भी अगर कोई आपसे प्रश्न करता है तो आप आराम से अपने इस इंफॉर्मेशन की सहायता से प्रश्नों का जवाब देंगे। अगर वही वाक्य बनाए रहिएगा तो वाक्यों को कई बार लोग पढ़ते पढ़ते याद कर लेता है, उसी को जब घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके प्रश्न किया जाता है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो यह भी एक तरीका है जो आप मैप रीडिंग करते समय अपना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस प्रकार से नोट्स को प्रिपेयर करके एक टेक्निक को डेवलप कर सकते हैं, और साथ साथ में मैप पर जो आपकी अपनी समझ बेहतर होगी वो तो होगी ही, उसके अलावा आपके अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य बनाने की क्षमता जो और बेहतर हो जाएगी। अब देखिए वापस अगर हम जोलन पर्वतीय क्षेत्र से होते हुए यानी बुतनिया की खाड़ी, फिनलैंड से फिनलैंड की खाड़ी के बाद यहाँ अगर पहुँचते हैं बाल्टिक सागर, रीगा की खाड़ी, बाल्टिक सागर से होते हुए नॉर्थ सी से अगर हम आते हैं इंग्लिश चैनल, फ्रांस में एंटर करते हैं तो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर, जहां एक तरफ फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आपको एक पर्वत नजर आएगा वो है पायरेनीज पर्वत, पिरेनीज भी बोलते हैं। अब देखिए इसको कैसे आपको कवर करना है, तो कहाँ आपने देखा, तो फ्रांस स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत, पिरेनीज पर्वतीय क्षेत्र में अंडोरा देश अवस्थित है। अंडोरा देश अवस्थित है। मैं यह मान के चल रहा हूं कि आप अपने साथ एटलस लेकर बैठे हैं, तो एटलस में पहले पहुंच जाइए फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर। वहां जाते ही आपको यह पर्वत नजर आ जाएगा, पिरेनीज पर्वत। और इस पिरेनीज पर्वत के साथ इसी पर्वतीय क्षेत्र में आपको अंडोरा देश भी मिल जाएगा। अब सोचिए कि एक तरफ आप कैसे इसे रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो कह सकते हैं ना कि पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर है या फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में अंडोरा देश अवस्थित है। अब कोई अगर आपसे प्रश्न करता है कि अंडोरा देश कौन से दो कंट्री के बॉर्डर पर है, तो कहेंगे फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। यह विश्व का एक ऐसा देश है जो 100% पर्वतीय है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ही ये कंट्री है। अगर आपसे कहा जाए कि अंडोरा जो है वो कौन से पर्वतीय क्षेत्र में, तो पिरेनीज पर्वतीय क्षेत्र में। अगर आपसे प्रश्न करता है पिरेनीज पर्वतीय क्षेत्र कौन से दो देश के मध्य राजनीतिक सीमा बनाता है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में। ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आप इसके अलावा यदि आप जैसे पहुंचेंगे अल्प पर्वतीय क्षेत्र, इससे आप पहले से भी परिचित हैं, क्योंकि
अगर आप एटलस में अल्प्स पर्वत को देखेंगे तो अल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस में है, फ्रांस के साथ स्विट्जरलैंड में भी है, स्विट्जरलैंड के साथ ऑस्ट्रिया में भी है, ऑस्ट्रिया के बाद इटली तक इसका विस्तार है, इटली के साथ साथ जर्मनी में भी है। अब यहाँ देखिए, क्या मैप देखने से इतनी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि अल्प्स पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी तक विस्तृत है, जिसमें फ्रांस के अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में, फ्रांस के अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में माउंट ब्लैंक अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। वही जब स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो स्विट्जरलैंड में आपको एक पीक नजर आएगा, मैटरहॉर्न, जो आप पहले से जानते हैं। उसमें अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से आपने देखा था कि राइन नदी निकलती है, और यही राइन नदी अल्प्स पर्वत से निकलने के बाद जर्मनी में प्रवेश करती है। साथ में इसी अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से रोन नदी भी निकलती है, जो स्विट्जरलैंड के अल्प्स पर्वत से निकलने के बाद फ्रांस में प्रवेश करती है। इसके अलावा आपने पो नदी को भी देखा था, पो रिवर। तो राइन, रोन और पो नदी अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। यह भी आप एटलस में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, यदि आप नोटिस करेंगे तो यह पाएंगे कि अगर यह अल्प्स पर्वत है तो इस अल्प्स पर्वत में के नॉर्थ में, उत्तर में, यानी स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पर एक पर्वत है, जूरा माउंटेन, जूरा पर्वत। इसका नाम जूरा इसलिए पड़ा क्योंकि डायनासोर के फॉसिल्स को यहीं देखा गया था, जुरासिक से जूरा पर्वत नाम पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जो है इसके दक्षिण में स्विस एल्प्स में स्विट्जरलैंड के एल्प्स पर्वत है, और इस जूरा पर्वत और स्विस एल्प्स के मध्य अवस्थित जो ये पठारी क्षेत्र है, अंतरा पर्वतीय पठार कह सकते हैं, ये स्विस प्लेटू है, स्विस का पठार। इसी अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में आपने एक झील भी देखा था, लेक जेनेवा झील का संबंध रोन नदी के अपवाह क्षेत्र से। अब ध्यान दीजिए, क्या किया आपने, एटलस में पहले अल्प्स पर्वत के लोकेशन को समझना है, और साथ में यह भी देखना है कि अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक है, कौन सी झील है, और जिन नदियों का स्रोत, पहले जो नदियां जो है यहाँ से निकलती हैं, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स का ये स्रोत है, और पहले से अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद अगर आप इस इंफॉर्मेशन को अब आप समझते हुए लैंग्वेज देने का कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि अल्प्स पर्वत का विस्तार स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी में है। फ्रांस में माउंट ब्लैंक अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न है। जूरा पर्वत और स्विस एल्प्स के मध्य में अवस्थित अंतरा पर्वतीय पठार को स्विस प्लेटू कहते हैं। अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में राइन, रोन और पो महत्वपूर्ण नदियां हैं। स्विस पठारी क्षेत्र में ही जेनेवा झील अवस्थित है। सोचिए, ये एडवांटेज है। जब आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि जब आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लास कर रहे हैं तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है
कि आपको नोट्स बनाना होगा, खुद से नोट्स प्रिपेयर करना होगा। ऐसा आप अगर करते हैं तो एक तो खुद से नोट्स बनाने के क्रम में आपका ना केवल टॉपिक रिवाइज होगा, बल्कि थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी दिमाग भी खपाना पड़ता है, उससे आपकी समझ भी बेहतर होगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा। और उसके बाद जो अल्टीमेटली जो आपको लाभ होगा कि जब कभी भी आप अपने नोट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको फील होगा कि आप अपने नोट्स को पढ़ रहे हैं। ये इसका बेनिफिट है। ये जो एडवांटेज है, ये जो एडवांटेज एक तरह से, क्यों एडवांटेज है? क्योंकि जहां आपके सामने चैलेंजिंग सिचुएशन आते हैं, वहां पर जब आप कार्य करते हैं तो वही आपके लिए एडवांटेज बन जाता है। उसको, वह जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है, इसका कोशिश कीजिएगा। वही अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कैसे अब मैप में लोकेशन को अरेंज करेंगे, अपना सिनॉप्सिस बनाएंगे, और उसके बाद जब समय मिलेगा उसको सोचिए, समझिए, लगे तो लिख कर एक बार देख लीजिए। ठीक है, यानी हम लोग कहाँ की बात कर रहे थे? यहाँ तो जोलन पर्वत आपने देखा। इधर देखिए, यह जो रीजन पूरा है, यह जो क्षेत्र है, इस रीजन की अगर हम बात करें तो ये अल्स पर्वतीय क्षेत्र है। और इस अल्स पर्वतीय क्षेत्र में, इस अल्स पर्वतीय क्षेत्र की तुलना आप किससे कर सकते हैं? तो इसकी तुलना आप उत्तरी अमेरिका के रॉकी से, दक्षिण अमेरिका के एंडीज से, अफ्रीका के एटलस पर्वत से, क्योंकि यह भी यूरोप का एक नवीन मोड़दार पर्वत है। इसके बाद जब आप इस आइबेरियन प्रायद्वीप पर पहुंचेंगे, तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर ऑलरेडी आपने बिस्के की खाड़ी के तट पर कैंटाब्रियन पर्वत को देखा है। कैंटाब्रियन पर्वत के बाद अगर आप आइबेरियन प्रायद्वीप पर आते हैं तो एक पर्वत आपको मिलेगा सियरा मोरेना, सियरा निवादा और वेटिकन कॉर्डलेरा। तो एटलस में कैंटाब्रियन, सियरा मोरेना, सियरा निवादा और वेटिकन कॉर्डलेरा, इन पर्वतों को मार्क कर लेना है। और इन पर्वतों को जब आप मार्क करेंगे तो देखिए, आप कुछ ऐसे कह सकते हैं कि कौन से पेनिनसुला पर पहले पहुंचना है? तो आइबेरियन पेनिनसुला के स्पेन में। किस देश की बात कर रहे हैं हम लोग? फिर कहाँ चले जाना है? स्पेन में, क्योंकि आइबेरियन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही पुर्तगाल है। तो आइबेरियन पेनिनसुला के स्पेन में बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी के तट पर कैंटाब्रियन पर्वत है। कैंटाब्रियन पर्वतीय क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? तो कहेंगे एब्रो नदी। एब्रो नदी निकलती है, वही ध्यान दीजिए। इसी पर्वतीय क्षेत्र से आपको हो सकता है ड्यूरो नदी का स्रोत नजर आ जाए, चेक कीजिएगा। इसी आइबेरियन प्रायद्वीप के स्पेन में सियरा मोरेना, सियरा निवादा पर्वत के साथ वेटिकन कॉर्डलेरा भी अवस्थित है। इन चारों के साथ क्या कॉमन है? ये चारों ही स्पेन में है, और चारों ही स्पेन में है अगर, तो चारों का संबंध आइबेरियन प्रायद्वीप में है। यहीं पर अगर आप देखिएगा तो आप जिस नदी से पहले से परिचित है वो है ग्वादल क्यूबर। तो यहाँ ग्वादल क्यूबर नदी का ये सियरा निवादा नदी का स्रोत है। हालांकि आप पहले भी इस उत्तरी अमेरिका के यूएसए में सियरा निवादा पर्वत को देख चुके हैं, जो कि एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह सियरा निवादा पर्वत स्पेन में है,
एक मूर्धार पर्वत है। अब देखिए इतनी बातों को कैसे अब आप अरेंज करके सोच सकते हैं कि आइबेरियन प्रायद्वीप के स्पेन में बिस्के की खाड़ी के तट पर कैंटाब्रियन पर्वत है। इस पर्वतीय क्षेत्र से एब्रो नदी निकलती है। वहीं अटलांटिक महासागर के समीप स्पेन के दक्षिणी भाग में सियरा मोरेना, सियरा निवादा के साथ वेटिकन कॉर्डिलेरा पर्वतीय क्षेत्र भी अवस्थित है। अब सोचिए स्पेन के रीजन से अब आप सीधे कहाँ पहुंचे, तो स्पेन के रीजन से अगर आपसे कहा जाए तो पहुंच जाना इटली के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, जहां पहले जा चुके हैं। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको एटलस में कैंटाब्रियन, सियरा मोरेना, सियरा निवादा और वेटिकन कॉर्डिलेरा पर्वत मिल गया होगा, और आप इसको रिवर से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहाँ से एब्रो नदी, कहाँ से ड्यूरो नदी, कहाँ से ग्वादलक्यूबा नदी निकलती है। उसी प्रकार अगर हम इटली की बात करें तो इटली के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में एपेनाइंस पर्वत से टाइबर नदी निकलती है, जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी है। एपेनाइंस पर्वतीय क्षेत्र में नेपल, इस पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ से हटा दीजिए, पर्वत से टाइबर नदी निकलती है और क्षेत्र में नेपल्स के समीप माउंट वेसुवियस पर्वत अवस्थित है, जो इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो मैप में क्या क्या देखना है, तो मैप में देखिए पहले एपेनाइंस पर्वत को, जो आप पहले से ही मार्क कर चुके होंगे। टाइबर नदी के अपवाह क्षेत्र को आप देख चुके हैं। अब आपको स्पेशली नेपल्स को देखना है, नेपल्स को खोजना है, और नेपल्स के साथ माउंट वेसुवियस को वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। इतनी बातों को अगर आप एटलस के द्वारा ऑब्जर्व करके समझ लेते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि इटली के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में एपेनाइंस पर्वत के नेपल्स के समीप माउंट वेसुवियस अवस्थित है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसी पर्वतीय क्षेत्र से टाइबर नदी निकलती है। अब इसके आगे अगर आप सोचने लगे, टाइबर नदी के बारे में सोचने लगे, तो कहीं ना कहीं आप एपेनाइंस पर्वत की जगह नदी का अध्ययन करने लगे। तो ये भी हमें समझना है कि कहाँ तक हम किस टॉपिक को सोचते हैं। इससे एक और आपको आइडिया मिलेगा कि कभी भी हम किसी इंफॉर्मेशन को देते हैं तो कहाँ जाकर हमें रुक जाना है टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, एपेनाइंस पर्वत का चूंकि विस्तार पूरे इटली, प्रायद्वीपीय इटली में नॉर्थ से साउथ की ओर, इसलिए इसे कहीं ना कहीं लोग बैकबोन ऑफ इटली भी कहते हैं, यानी इसे इटली का रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। देखिए इस क्षेत्र में हमें इस पर्वत की बात की जा रही थी, यह है एपेनाइंस पर्वत। देखिए पूरे इटली, प्रायद्वीपीय इटली के क्षेत्र में एपेनाइंस पर्वत है। इसी एपेनाइंस पर्वत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माउंट वेसुवियस नेपल्स मिलेगा। अब इधर आ जाइएगा अगर, तो ये है बाल्कन प्रायद्वीप। अब इस बाल्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो पर्वत आपको नजर आएगा, तो इधर आपको एक दिखाई देगा पर्वत एड्रियाटिक सागर के तट पर। ध्यान दीजिए, एटलस में आपको ऐसे नोटिस करना है। तो यहाँ पर है डिनारिक एल्स। उसके बाद अगर इधर आइएगा, डिनारिक एल्स के बाद ग्रीस की तरफ आइएगा, तो यहाँ पर है पिंडस पर्वत।
और पिंडस पर्वत से इधर जाएगा तो है बाल्कन पर्वत, तट से दूर। तट से दूर बाल्कन पर्वत से नॉर्थ में जाएगा तो यहाँ है ट्रांसिल्वेनियन एल्प्स, ट्रांससिल्वेनियन एल्प्स। और ट्रांसिल्वेनियन एल्प्स के बाद यहाँ आइएगा तो आपको नजर आएगा कार्पेथियन एल्प्स, कार्पेथियन एल्प्स। अब सोचिए, डिनारिक एल्प्स, पिंडस पर्वत, बाल्कन पर्वत, ट्रांसिल्वेनियन एल्प्स, कार्पेथियन एल्प्स, यूरोप की इस रीजन में। अब इनको जब आप एटलस में इस प्रकार से मार्क कर लेंगे तो देखिए इसका कैसे आप एक नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो किस रीजन का यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? बाल्कन पेनिनसुला। तो बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है, बाल्कन पेनिनसुला के एड्रियाटिक सागर के तट पर, एड्रियाटिक सागर के तट पर डिनारिक एल्प्स अवस्थित है। वहीं आयोनियन सागर के तट पर, आयोनियन सागर के तट पर आयोनियन सागर के तट पर पिंडस पर्वत है, पिंडस पर्वत है। तट से दूर, तट से दूर बाल्कन पर्वत है। और वहीं इसके अलावा ट्रांससिल्वेनियन एल्प्स, ट्रांससिल्वेनियन एल्प्स, और ट्रांससिल्वेनियन एल्प्स के नॉर्थ में है कार्पेथियन एल्प्स। जैसे ही आप इनको यूरोप के पॉलिटिकल मैप में मार्क करेंगे, यूरोप के पॉलिटिकल मैप में मार्क करेंगे, वैसे ही आपको यह क्लियर हो जाएगा कि ये सभी पर्वत कौन से देश में है। लेकिन यहाँ कंट्रीज के नाम को याद करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके लोकेशन को समझना। तो अब तक जो हमने आपको इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज के लिस्ट को तैयार कराने के साथ नोट्स बनाने का तरीका बताया, उसे आप एटलस में कुछ इस प्रकार से विजुलाइज कर सकते हैं। यानी इस माउंटेन को कि जोलन पर, नॉर्वे स्वीडन की सीमा पर जोलन पर्वत, यानी एक साथ आप ऐसे सोच सकते हैं कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में नॉर्वे स्वीडन की सीमा पर जोलन पर्वत अवस्थित है। यह पर्वतीय क्षेत्र मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ स्वीडन में किरूना और गैलीवरे लौह अयस्क के खनन के केंद्र हैं। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में अंडोरा देश अवस्थित है। अल्प्स पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी में है। फ्रांस में माउंट ब्लांक अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। स्विट्जरलैंड स्विस अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैटरहॉर्न है। जूरा पर्वत और स्विस पर्वत के बीच में स्विस का पठार है जहां जेनेवा झील अवस्थित है। राइन, रोन और पो नदी अल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। आइबेरियन प्रायद्वीप के स्पेन में बिस्के की खाड़ी के तट पर कैंटाब्रियन पर्वत है, कैंटाब्रियन पर्वत है जहां से एब्रो नदी निकलती है। वहीं आइबेरियन प्रायद्वीप की दक्षिण में सियरा मोरेना, सियरा निवादा और वेटिकन कॉर्डलेरा पर्वत है। साथ में यदि आगे बढ़ेंगे तो कह सकते हैं ना कि इसके अलावा प्रायद्वीपीय इटली के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में एपेनाइन्स पर्वत है जहां नेपल्स के समीप माउंट वेसुवियस इटली का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसी पर्वत से टाइबर नदी निकलती है। बाल्कन प्रायद्वीप में एड्रियाटिक सागर के तट पर डिनारिक एल्प्स है।
आयोनीन सागर के तट पर पिंडस पर्वत है, तट से दूर बाल्कन पर्वत है, बाल्कन पर्वत के उत्तर में ट्रांसिल्वेनियन एल्प्स है और इसके उत्तर में कार्पेथियन एल्प्स है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फिर से आपको ऐसे क्यों टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट नहीं बल्कि आपको एक तरह से रिवाइज कराते हुए यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक बार आपने एटलस में लोकेशन को मार्क किया, उसके बाद उस लोकेशन को अरेंज करके अपना एक नोट्स बना लिया, फिर उसे आप इस प्रकार से एक तरह से बिना लिखे हुए अगर आप सोचते हैं तो आपके अंदर एक सीक्वेंस में, एक सही क्रम में इंफॉर्मेशन को अरेंज करके स्पष्ट करने का जो है तरीका डेवलप होता जाएगा और ये प्रैक्टिस से होगा। और देखिए, आपने रियलाइज कीजिएगा, घड़ी देखिएगा, समय देखिएगा, तो 2 से 3 मिनट के अंदर में मैंने सारी बातों को यहाँ रिवाइज करा दी। अब फाइनली अगर हम इस रीजन से होते हुए, इस क्षेत्र से होते हुए यदि हम यूरोप से किधर जाते हैं, यूरोप से यदि हम जाते हैं एशिया की तरफ, काला सागर के बाद इधर कैस्पियन सागर है, तो यह जो पर्वत है यह है यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। और काला सागर और कैस्पियन सागर के साथ में एक और पर्वत है कॉकसस पर्वत, कॉकसस माउंटेन। यूराल पर्वत और कॉकसस पर्वत। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो समझिए कि यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत और कॉकसस पर्वत, ये दोनों ही पर्वत यूरोप और एशिया महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का प्राकृतिक विभाजक है, एशिया महाद्वीप का प्राकृतिक विभाजक है। यानी यदि आप यूराल पर्वत को क्रॉस करेंगे तो यूरोप से एशिया पहुंच जाएंगे। तो यूराल पर्वत कैस्पियन सागर के उत्तर में, कैस्पियन सागर के उत्तर में, और वहीं पर यदि आप कॉकेसस पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो वो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। कॉकेसस पर्वत को क्रॉस करके भी आप यूरोप से एशिया चले जाएंगे। जब आप कॉकेसस पर्वतीय क्षेत्र में जाइएगा तो इसी पर्वतीय क्षेत्र में आपको माउंट एल्ब्रस एक पीक नजर आएगा, और यह जो पीक है यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यानी अभी आप यूरोप के सबसे ऊंचे स्थान पर हैं, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। जैसे उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे स्थान पर आप गए थे वो यूएसए के अलास्का में, यूएसए के अलास्का में अलास्का रेंज की चोटी माउंट मैकिनले, दक्षिण अमेरिका में माउंट एकोंकागुआ, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और यूरोप में माउंट एल्ब्रस। ध्यान से देखिएगा तो यहीं पर एक एशिया का देश है जॉर्जिया, ये जॉर्जिया और रसिया की सीमा पर है। लेकिन अगर आपके सामने विकल्प दिया जाए और विकल्प में जॉर्जिया और रूस दोनों रहे, जॉर्जिया और रसिया दोनों, तो ऐसे में आप सही विकल्प ही मानेंगे। लेकिन अगर जॉर्जिया रसिया की जगह रसिया जॉर्जिया अलग अलग ऑप्शन दिया हो तो रसिया को करेक्ट मानिएगा, क्योंकि इसे माना जाता है कि ये रूस की तरफ है और इसलिए यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक प्रकार से आपने यूरोप के मैप को तैयार करते समय पहले इसलिए इम्पोर्टेंट सी, बे, गल्फ को समझने का कोशिश किया क्योंकि यूरोप में पर्वत, पठार, मैदान, झील और नदियों में नदियों का महत्व अधिक है, और नदियों का के स्रोत से ज़्यादा नदियों का निकास कहाँ होता है उसे समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए उसके बाद हम लोगों ने यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों को मैप के द्वारा समझते हुए यह जानने का प्रयास किया कि आखिरकार यूरोप की नदियों के तट पर और इनके मुहाने के समीप कौन कौन से इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या है,
उसके बाद हम लोग कहाँ हैं कि भाई आखिर अब इसके बाद यूरोप के जो पर्वतीय पठारी क्षेत्र हैं, पर्वत वगैरह हैं, वो सब कौन से हैं और उनका विस्तार कैसे। तो जिस प्रकार से यानी जो यूरोप का महत्व है, भौतिक विशेषताओं की बात करें तो यूरोप के महत्व को देखते हुए एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से आपको टॉपिक को तैयार करना चाहिए, मैं आपको वही हमने समझाने का प्रयास किया। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि आपको ये भी क्लियर कर दें कि किस प्रकार आप मैप पर आधारित अध्ययन के द्वारा अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे आप यूरोप से अगर आप यूरोप के ही रूस, रशिया और रशिया से आगे किधर जाएंगे, अगर रशिया की बात करेंगे तो रशिया में कहीं ना कहीं देखेंगे तो रशिया का एक भाग यूरोप में है तो दूसरा भाग यूराल पर्वत के ईस्ट में यानी एशिया में है। तो अब चलिए एक बार ये भी समझने का कोशिश कीजिए कि रशिया का रीजन कैसे आपको समझना है और चीज़ों को तैयार करना है। तो ध्यान दीजिए, यह है कैस्पियन सागर और कैस्पियन सागर के साथ ही जैसे हमने बताया कि अगर आप कैस्पियन सागर के रीजन को समझ रहे हैं तो कैस्पियन सागर के साथ ही क्या है, यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत को क्रॉस कीजिएगा, ऐसे यूराल पर्वत को अगर क्रॉस कीजिएगा तो आप यूरोप से किधर आ जाएगा, यूरोप से एशिया की तरफ। और यूरोप रशिया का यानी रशिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स की हम बात करें तो ऑलरेडी आपने एक नदी वोल्गा नदी को देख लिया, वोल्गा नदी के अलावा आपने अजोब सागर में गिरने वाली डॉन नदी को भी देखा। यहाँ पर ओनेगा, दवीना, मेजन और पिच्चोरा नदी को भी देखा। इसके बाद जब आप यूरोप से एशिया की तरफ आएंगे तो यहाँ आपने व्हाइट सी के साथ बैरेंट सी को भी मार्क कर लिया है। अब एशियाई रूस के उत्तर में जाने पर पहले आपको इधर कारा सागर के बाद लाप्टेप सागर और लाप्टेप सागर के बाद ईस्ट साइबेरियन सी, यह आर्कटिक महासागर के वैसे सागर आपको मिलेंगे जो एशियाई रूस के उत्तर में। अब समझिए, यूराल पर्वत को क्रॉस करने के बाद जब आप एशिया महाद्वीप में प्रवेश करेंगे तो एशिया महाद्वीप का वह क्षेत्र जो रशिया के अंतर्गत आता है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। और जहां तक साइबेरिया की बात है तो साइबेरिया में यह जो है पश्चिमी साइबेरिया है, जो साइबेरिया का मैदानी क्षेत्र है। यह सेंट्रल साइबेरिया है। एटलस में देखिएगा तो यहाँ पर पठारी क्षेत्र नजर आएगा। और इसके बाद जब आप ईस्ट में प्रवेश कर जाएगा तो इधर आपको ईस्टर्न साइबेरिया मिलेगा। अब इसको कैसे आपको रिवर्स के द्वारा समझना है, इन पर एक बार विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एटलस में देखिए कि आपको ओब नदी नजर आ रही है कि नहीं। ओब नदी जो है, ओब नदी का निकास कारा सागर के ओब की खाड़ी में होता है। यानी जहां ओब नदी गिरती है उस स्थान को ओब की खाड़ी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले आप एटलस में रूस का मैप निकाल लीजिए जिसमें एशियाई रूस के साथ साथ यूरोपियन रूस दोनों दिखाई दे। और अभी हम लोग यूराल पर्वत को क्रॉस करके एशिया महाद्वीप में एंटर तो कर गए हैं, लेकिन हम अभी रूस की इंपॉर्टेंट रिवर्स को देखकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यूराल पर्वत को क्रॉस करेंगे तो आपको ओब नदी का मुहाना कारा सागर के तट पर दिखाई देगा।
जहां ओब नदी गिरती है वह ओब की खाड़ी है। ओब नदी जो है, यह ओब नदी का निकास जहां कारा सागर में होता है, वहीं यह पश्चिमी साइबेरिया के मैदान की एक महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिमी साइबेरिया के मैदान की एक महत्वपूर्ण नदी है। अब यहां इस नदी को जब आप क्रॉस करेंगे, तो ओब के बाद दूसरी नदी नजर आएगी, येनिसी नदी का निकास भी कारा सागर में ही होता है। देखिए ध्यान से, एटलस में है नहीं, लेकिन कारा सागर के जिस खाड़ी में येनिसी नदी का निकास होता है उसे गल्फ ऑफ येनिसी कहते हैं। येनिसी की खाड़ी, यानी येनिसी की खाड़ी में गिरती है। ध्यान से देखिएगा तो ये येनिसी नदी पश्चिमी साइबेरिया के मैदान को सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि से अलग करती है। एटलस में ऐसा देखने पर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। यानी पहले येनिसी नदी के मुहाने को देखिए, और मुहाने को देखने के साथ कि जहां पर ये नदी गिर रही है, उसके बाद ये भी समझने का कोशिश कीजिए क्या वास्तव में यह नदी पश्चिमी साइबेरिया के मैदान को सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि से अलग कर रही है, विभाजक है कि नहीं। क्योंकि इस नदी को क्रॉस करेंगे तो आप साइबेरिया के पठारी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, जो सेंट्रल भाग है। और अगर आप मैप में साउथ की तरफ मूव करेंगे तो आपको एक झील भी नजर आ जाएगी, लेक बैकाल। आप अफ्रीका में तंजानाइका झील जा चुके हैं, और आपको वहां जाने के बाद यह जानकारी भी मिली थी कि यह विश्व में की दूसरी सबसे गहरी झील है, यानी तंजानाइका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। उस समय मन में प्रश्न भी उठा था कि फिर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आज आप विश्व की सबसे गहरी झील के पास पहुंच गए, बैकाल झील, जो साइबेरिया में सेंट्रल साइबेरियन रीजन में जाएंगे तो उसके साउथ में आपको नजर आएगी। इसी बैकाल झील से अंगारा नदी निकलती है, जो येनिसी की सहायक नदी है। येनिसी की सहायक नदी है। स्पष्ट है कि येनिसी की आप कहां पहुंच गए, सहायक नदी के पास, ट्रिब्यूटरीज। अब सोचिए, येनिसी की जो सहायक नदी है वो निकलती बैकाल झील से जाकर येनिसी से मिल जाती है। इसी बैकाल झील से एक और नदी निकलती है, जो लीना नदी है। देखिए दिया हुआ है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लीना नदी का स्रोत लेक बैकाल है, बैकाल झील है। और साथ में लीना नदी जो है ये सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि को वर्कोयांश पर्वत से अलग करती है। अगर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पर एक पर्वत आपको मिलेगा, वर्कोयांश माउंटेन। तो उच्च भूमि को वर्कोयांश पर्वत से अलग करती है। लीना नदी आर्कटिक महासागर के जिस क्षेत्र में गिरती है वो है लापटेप सागर। यानी लीना नदी का निकास कहाँ होता है? लीना नदी का निकास लापटेप सागर में होता है। यह लापटेप
सागर। तो क्या स्पष्ट हुआ कि ओब नदी पश्चिमी साइबेरिया के मैदान की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कारा सागर के ओब की खाड़ी में गिरती है। यह मैप देखने से समझ में आ जाना चाहिए। येनिसी नदी पश्चिमी साइबेरिया के मैदान को सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि से अलग करती है। इस नदी का निकास कारा सागर के येनिसी की खाड़ी में होता है। वहीं बैकाल झील से निकलने वाली अंगारा नदी येनिसी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इसी झील से निकलने वाली लीना नदी लाप्टेप सागर में गिरती है। यह नदी सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि को वर्कोयांग्स पर्वत से अलग करती है। अब वर्कोयांग्स पर्वत को जैसे आप क्रॉस करेंगे तो ईस्टर्न साइबेरिया के रीजन में पहुंच जाएंगे, पूर्वी साइबेरिया के क्षेत्र में। तो देखिए यह है आपको ओब नदी, और ये ओब नदी जो है जा रही है जहां गिर रही है जिस क्षेत्र में, ये कारा सागर है, जिस क्षेत्र में गिर रही है गल्फ ऑफ ओब है। और ये ओब से जो एक नदी आकर मिलती है जो सहायक नदी वो है इर्तिस रिवर है। जब देख रहे हैं तो नोटिस मार्क कर लीजिए, रटना नहीं है। अब सामने आंख के सामने कोई लोकेशन नजर आता है तो उसे देखने में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, आंखें बंद करने से बेहतर एक बार उसे ऑब्जर्व कर लीजिए। अब देखिए यह है येनिसी नदी, जो ये भी येनिसी नदी कारा सागर में तो गिरती है लेकिन जहां गिरती है वो गल्फ ऑफ येनिसी है। येनिसी से जो नदी आकर मिलती है वो नदी कौन सी है? अंगारा रिवर किस झील के पास? बैकाल झील से। इसी बैकाल झील से लीना नदी भी निकलती है। लीना नदी जहां से होकर जा रही है, ऐसे होकर जा रही है, और ये जाकर जहां गिर रही है वो लाप्टेप सागर है। इधर सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि है और इधर वर्कोयांग्स पर्वत। इधर देखिएगा वर्कोयांग्स पर्वत नजर आएगा आपको। इसके बाद याना, इंडिगिरका, ये सब भी नदियां हैं। तो याना है, इंडिगिरका भी है, लेकिन उसमें जैसे कोलियामा नदी पूर्वी साइबेरिया की एक महत्वपूर्ण नदी है जो पूर्वी साइबेरियन सागर में गिरती है। कोलियामा, और ये जिस पर्वत से निकलती है उस पर्वत का नाम भी है कोलियामा पर्वत। तो ओब, येनिसी, लीना, कोलियामा, अगर इसमें ऐड करना है तो याना, इंडिगिरका भी है। ये सभी एशियाई रूस की वे नदियां हैं जिनका निकास आर्कटिक महासागर में होता है। वहीं अमूर नदी रूस की एकमात्र ऐसी महत्वपूर्ण नदी है अमूर नदी, जिसका निकास प्रशांत महासागर में होता है। और अमूर नदी जो है अगर देखिएगा तो ये अमूर नदी है। ये अमूर नदी देखिए चाइना से होकर आ रही है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर चाइना और अमूर नदी, ये चाइना अगर इधर है, इधर रशिया है, तो चाइना और रशिया की सीमा से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। और यहाँ जो ये आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है ये सखालिन द्वीप है, सखालिन आइलैंड है। सखालिन आइलैंड के समीप प्रशांत महासागर में गिरती है। तो क्या यहाँ समझे कि अमूर नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीन और रूस के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। ये नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी महत्वपूर्ण नदी है, रूस की महत्वपूर्ण नदी है, जिसका निकास प्रशांत महासागर में होता है। तो रूस की जिन नदियों को आपने देखा समझा उसमें डॉन नदी का निकास अजोब सागर में होता है, वोल्गा नदी का निकास कैस्पियन सागर में होता है, ओनेगा, देवीना, मेजिन और पिच्चोरा ये यूरोपियन रूस की वैसी नदियां हैं जिनका निकास आर्कटिक महासागर में होता है। वहीं ओब, येनिसी, लेना और कोलियामा एशियाई रूस की वैसी नदियां हैं जिनका निकास भी आर्कटिक महासागर में होता है, जिसमें ओब और येनिसी कारा सागर में गिरती है, लेना लाप्टेप सागर में गिरती है
और कोलियामा ईस्ट साइबेरियन सी में गिरती है, जबकि अमूर नदी का निकास प्रशांत महासागर में होता है। बाकी जितनी भी नदियां हैं उनमें से अधिकांश नदियां रूस के क्षेत्र से निकलती हैं, अमूर नदी ही चाइना से निकलती है। तो ये था इम्पोर्टेंट रिवर्स, जिसमें आपने एशिया महाद्वीप की उन नदियों को भी देखा जिनका संबंध रूस से है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से अपना सफ़र प्रारंभ करेंगे और यूरोप से हम लोग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के द्वारा ही एशिया में प्रवेश कर जाएंगे। और साथ में ये भी देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि रूस के कौन कौन से सिटीज इम्पॉर्टेंट है, यानी जिनका आर्थिक महत्व अधिक है। एक प्रकार से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से होते हुए हमें यूरोप से एशिया जाना है और एशिया महाद्वीप को बेसिक लेवल पे समझना भी है। लास्ट क्लास के माध्यम से मैंने यूरोप के इम्पॉर्टेंट रिवर्स के साथ साथ जो माउंटेन वगैरह डिस्कस किया था, उस दौरान हमने आपको ये मैप दिखाया था और रूस की महत्वपूर्ण नदियों में मैंने आपको ये भी स्पष्ट किया था कि जब आप यूराल पर्वत से ईस्ट की तरफ जाइएगा तो साइबेरिया यानी रूस का वह क्षेत्र जो एशियाई भाग में, उसे हम साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया में पश्चिमी साइबेरिया की जो महत्वपूर्ण नदी है वो ओब नदी है। येनिसी नदी पश्चिमी साइबेरिया के मैदान को सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि से अलग करती है और लीना नदी सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि को वर्कोयांक्स पर्वत से अलग करती है। साथ में आपने ये भी देखा कि पूर्वी साइबेरिया में जाने पर पर्वतीय पठारी क्षेत्र मिलते हैं, उच्च भूमि, जिसमें कोलियामा पर्वत से निकलने वाली कोलियामा नदी ईस्ट साइबेरियन सी में गिरती है, जो पूर्वी साइबेरिया की एक महत्वपूर्ण नदी है। आपने रशिया के मैप को देखते समय अमूर नदी को भी मार्क किया और इस नदी को देखने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि अमूर नदी चीन से तो निकलती है, लेकिन चीन और रशिया के बॉर्डर से होते हुए ये रूस में प्रवेश करती है और अंततः इसका निकास प्रशांत महासागर में होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग यूरोप के मैप को डिस्कस करते समय, यानी यूरोप के डिफरेंट रीजन को देखते समय, रूस की महत्वपूर्ण नदियों को मैप में समझने के क्रम में यूराल पर्वत की पूर्वी भाग को भी देखा। आज ट्रांस साइबेरियन रेल से हम लोग अपना सफ़र प्रारंभ करेंगे और यह सफ़र फिनलैंड की खाड़ी के तट पर अवस्थित सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ करेंगे और अंततः जहां अमूर नदी गिरती है, यानी प्रशांत महासागर में जापान सागर के तट पर व्लादिवोस्तोक तक जाएंगे। तो इसलिए आप इस मैप को सामने रखिएगा, यानी जिसमें यूरोप और एशिया दोनों दिखाई दे। और सबसे पहले यदि आप फिनलैंड की खाड़ी की बात करें तो इस क्षेत्र से होते हुए, यानी यहाँ फिनलैंड की खाड़ी, बाल्टिक सागर से यहाँ फिनलैंड की खाड़ी है, यहाँ से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के द्वारा आपको फाइनली जाना है व्लादिवोस्तोक। इसे ध्यान में रखकर चलना है। तो पहले लिस्ट बना लीजिए और इम्पॉर्टेंट लोकेशन को फिर एटलस में ध्यान से मार्क करने के साथ समझने का भी कोशिश कीजिएगा। यानी यदि हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से होते हुए यूरोप से एशिया की तरफ जाएंगे तो इस क्रम में कई इम्पॉर्टेंट स्टेशन से क्रॉस करना होगा, जिसमें पहला है सेंट पीटर्सबर्ग। ध्यान रखिएगा, इसके पहले आपने यूएसए में पिट्सबर्ग देखा था, जो यूएसए के पेंसिल्वेनिया राज्य में है, और पिट्सबर्ग विश्व में लौह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे विश्व की लौह इस्पात राजधानी भी कहते हैं। और यह है पीटर्सबर्ग, जिसका पुराना नाम है लेनिनग्राड।
इसके बाद मॉस्को, फिर एकातेरिनबर्ग के साथ साथ आपको दो और लोकेशन को मार्क करना है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पे तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है। एक है निजनी टैगिल और दूसरा है मैग्नेटोगॉर्स्क। उसके बाद ओमस्क, तोमस्क, क्रास्नोयार्स्क, ओमस्क, तोमस्क, क्रास्नोयार्स्क, नोवोकुजनेट्स्क, इर्कुत्स्क, उलान उदे, चीता, खाबलोवस्क और व्लादिवोस्टोक। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसको पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद एक एक करके एटलस में मार्क करते जाइए। एटलस में मार्क करने के साथ ये भी समझना है आपको कि इनमें से कौन सा यूराल पर्वत के पश्चिम में है यानी यूरोपियन रशिया में है और कौन सा भाग जो है एशियाई रशिया में है। और उसके बाद जो है इनके इम्पोर्टेंस को समझना है कि आखिरकार इन शहरों में किनका आर्थिक और सामाजिक महत्व अधिक है। जिसका आर्थिक महत्व अधिक होगा सीधी सी बात है वो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण शहर हो जाएगा, उसका सामाजिक महत्व भी बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर जब आप इसको एटलस में मार्क कर लें तो मार्क करने के क्रम में आपको क्या करना है, ऐसे कॉपी में चाहे तो इस प्रकार से एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और जब कॉपी में डायग्राम ड्रॉ करें तो सबसे पहला स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब जो लिस्ट हमने अभी आपके सामने रखा, जो इम्पोर्टेंट लोकेशन आपने नोट किया है उसे पहले एटलस में देख लीजिए। फिर यानी वीडियो को वहाँ रोकिए, एटलस में देखिए और फिर सामने कॉपी रखिए। कॉपी रखने के साथ एटलस के साथ उसको मैच करते चलिए कि सेंट पीटर्सबर्ग जैसे आपने नोट किया तो एटलस में इसे देखते ही स्पष्ट हो जाएगा कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है बाल्टिक सागर में फिनलैंड की खाड़ी है। तो बाल्टिक सागर में फिनलैंड की खाड़ी के तट पर अवस्थित रूस का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यानी आप कह सकते हैं कि यूरोपियन रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो जब ये बंदरगाह होगा सेंट पीटर्सबर्ग अगर बंदरगाह होगा तो यह भी स्पष्ट हो जा रहा है कि और कोई उद्योग हो या ना हो, यहाँ जलयान उद्योग होना चाहिए। तो ये जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। सेंट पीटर्सबर्ग जिसका पुराना नाम लेनिनग्राड है, ये मॉस्को के बाद रूस का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और यह रूस का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के साथ न केवल जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है बल्कि रूस का एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। ट्रांस साइबेरियन रेल का अगर सफ़र प्रारंभ करते हैं वेस्ट में तो यहीं से आप ट्रेन में बैठकर आगे सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को जा सकते हैं। तो जैसे आप सेंट पीटर्सबर्ग से अगर मॉस्को पहुंचते हैं तो देखिए मॉस्को के साउथ में आपको एक और प्लेस मिलेगा टुला।
और टुला, मॉस्को और टुला के बाद नॉर्थ में जाइएगा तो आपको एक और प्लेस मिलेगा इवानवो। तो मॉस्को के आसपास जो शहर अवस्थित है उनमें टुला और इवानवो दो इंपॉर्टेंट सिटी है। यह बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए कि भाई मॉस्को रूस की राजधानी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि मॉस्को रूस का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और यहाँ बाजार पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। बाजार पर आधारित उद्योगों में यहाँ वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। अब ध्यान दीजिए, मॉस्को टुला रीजन जो है यह विश्व स्तर पर लिग्नाइट कोयला के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लिग्नाइट कोयला के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके पहले पेंसिल्वेनिया में आपने एंथ्रासाइट कोयला के भंडार को देखा था और विश्व में सर्वोच्च कोटि के कोयला को एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। एंथ्रासाइट के बाद जिसमें कार्बन का अनुपात कम होता है एंथ्रासाइट की तुलना में, वह है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला को हम कोकिंग कोल भी कहते हैं। बिटुमिनस कोयला का ही उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। बिटुमिनस कोयला का उपयोग करके ही हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। विश्व में बिटुमिनस कोयला का भंडार न केवल अलग अलग देशों में है बल्कि अधिक भी है। और बिटुमिनस के बाद जिस कोयला का महत्व है वह है लिग्नाइट कोयला, क्योंकि लिग्नाइट कोयला में बिटुमिनस कोयला की अपेक्षा कार्बन का अनुपात कम होता है। तो यहाँ पर मॉस्को टुला रीजन लिग्नाइट कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक इसी प्रकार जर्मनी भी लिग्नाइट कोयला के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मॉस्को के नॉर्थ में जो इवानवो है उसकी तुलना आप पोलैंड के लॉर्ड्स से कर सकते हैं। पोलैंड के लॉर्ड्स से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार पोलैंड में वस्त्र उद्योग के साथ अन्य उद्योगों का विकास होने के कारण वस्त्र उद्योग को स्थापित करना लाभदायक नहीं रह गया था, तभी वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण किया गया, जिससे लॉर्ड्स में वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिला। ठीक उसी प्रकार से इवानवो में वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। यानी मॉस्को से जब वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण होने लगा, अन्य क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्राथमिकता दी गई, यानी अन्य क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो इसी क्रम में इवानवो में वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। इसलिए आज के समय इवानवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं, यानी रशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। तो कम से कम विश्व का सैर करने के क्रम में कई बातें स्पष्ट हो रही होंगी। उसमें एक तो यह कि सामान्यतः विश्व में लौह इस्पात उद्योगों का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है या तो जहां कोयला के भंडार है, या जहां लौह अयस्क के भंडार है, या जहां दोनों उपलब्ध हैं। उसी प्रकार बाजार पर आधारित उद्योगों का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां पर जनसंख्या अधिक है, जो प्रशासनिक केंद्र था। और बाजार पर आधारित उद्योगों में सबसे पहले वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। अब इन्हीं को आप एक एक करके देखते जा रहे हैं। सभी को अगर आप एक साथ में इंटीग्रेट करेंगे, बाद में रिलेट कर लेंगे, तो आप आसानी से आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर हैं उनको आप जब पढ़ेंगे तो एक प्रकार से रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि यही सबसे बेहतर तरीका है आर्थिक भूगोल को तैयार करने का। क्योंकि आप जहां ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से होते हुए यूरोप से एशिया की तरफ जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ट्रांसपोर्ट सेक्शन को भी तैयार कर रहे हैं, परिवहन भूगोल के टॉपिक को भी प्रिपेयर कर रहे हैं मैप की सहायता से। और यही नहीं, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ
आप इंडस्ट्रियल सेंटर को भी समझ रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उद्योग भी तो तैयार होता जा रहा है। जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां पर आप कृषि से संबंधित मुख्य विशेषताओं को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, और एक तरह से आप प्रादेशिक अध्ययन करते हुए किसी क्षेत्र विशेष की केवल भौतिक विशेषताओं को ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि यही मैप कराने का एक दूसरा उद्देश्य भी है। केवल मैप आपको रीडिंग ही नहीं आना चाहिए बल्कि साथ में ये कार्य भी करते चलिए। अब देखिए, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो टोमस्क जो है और नोवोसिवर्स्क के पहले आपको यूराल पर्वतीय क्षेत्र में एक शहर नजर आएगा जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का स्टेशन है, वो है एकातेरिनबर्ग। ध्यान रखिए, यूराल पर्वतीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कोयला को छोड़कर लगभग अन्य सभी प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधन मिलते हैं, और धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के मिलने के कारण ही यहाँ पर लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि रूस का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का अधिक विकास हुआ, तो आप कह सकते हैं कि यूराल पर्वतीय क्षेत्र। और क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। और यहाँ पर कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है? तो एकातेरिनबर्ग यूराल औद्योगिक प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यहाँ उद्योगों के अधिक विकास होने का कारण केवल खनिज संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं है बल्कि परिवहन की सुविधा भी है, क्योंकि खनिज संसाधन तो यूराल पर्वतीय क्षेत्र में अन्य जगह भी उपलब्ध है, लेकिन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है एकातेरिनबर्ग से होकर गुजरती है। इसके अलावा अगर आप एकातेरिनबर्ग के इधर जाएंगे तो आपको निजनी टैगिल और दूसरी तरफ आपको मैग्नेटोगॉर्स्क मिलेगा। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि निजनी टैगिल और मैग्नेटोगॉर्स्क ये दोनों ही यूराल औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात भारी इंजीनियरिंग उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। क्लियर? लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। जब आप ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से यानी एकातेरिनबर्ग से आगे बढ़ेंगे, साइबेरिया में इंटर करेंगे, तो एक तरफ आपको ओमस्क, फिर टोमस्क, फिर नोवोसिवर्स्क। तो अगर आप ओमस्क, नोवोसिवर्स्क, टोमस्क की तरफ जाएंगे तो यहीं पर नोवोसिवर्स्क जो है एक इम्पॉर्टेंट आपको, बाकी ओमस्क टोमस्क को मार्क कर सकते हैं। नोवोसिवर्स्क मेन रूट पर नोवोसिवर्स्क जो है यह साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। नोवोसिवर्स्क साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। जो भी साइबेरिया में रहने वाले लोग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वह इसी मेन रेल रूट पर आते हैं। इसलिए नोवोसिवर्स्क को साइबेरिया का शिकागो भी कहते हैं, यानी नोवोसिवर्स्क को लोग साइबेरिया का शिकागो भी कहते हैं। नोवोसिवर्स्क से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो अन्य जो लोकेशन है उसका उतना महत्व नहीं है, बल्कि इसकी जगह नोवोसिवर्स्क के बाद जैसे आप आगे ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप बैकाल झील पहुंच जाएंगे। और आप पहले भी बैकाल झील जा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैकाल झील से निकलने वाली नदियों में अंगारा येनिसी की सहायक नदी है और लीना एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से
साइबेरिया से होते हुए लापटेप सागर में गिरती है। अब हमें बैकाल झील के उत्तरी छोर पे देखना है कि क्या वहाँ पर इरकुत्स्क शहर अवस्थित है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या स्पष्ट होगा कि जैसे ही आप एटलस में बैकाल झील पहुँचेंगे तो कहेंगे विश्व की सबसे गहरी झील के तट पर इरकुत्स्क ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इरकुत्स्क ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन होने के साथ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी है। इरकुत्स्क से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रास्ते में उलान उदे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्टेशन मिलेंगे। उलान उदे, चीता, खाबलो वर्क्स, इन सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो हाईलाइट कर लीजिए। किसी कारणवश अगर ये लोकेशन न्यूज़ में आ गया या कहीं पढ़ते हुए इसके बारे में कोई आपको अन्य जानकारी मिल गई, किसी अन्य विषय का अध्ययन करते समय आपको इसके बारे में जानने को मिला, तो कम से कम आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जब आप खाबलो वक्त से आगे बढ़ेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से होते हुए, तो आप इसके अंतिम स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, वो है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक को एटलस में मार्क करते ही आपको इतनी बातें समझ में आ जाएंगी कि यह तो प्रशांत महासागर में जापान सागर के तट पर अवस्थित है। जब तट पर अवस्थित है तो बंदरगाह शहर है। जब बंदरगाह शहर है तो जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी होगा। इतना आप इंफॉर्मेशन डेराइव कैसे कर सकते हैं? मैप में देखकर ही समझ सकते हैं कि यह व्लादिवोस्तोक की विशेषताएं होंगी। उसके बाद देखिए, व्लादिवोस्तोक ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी जंक्शन है और एशियाई रूस का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, क्योंकि अगर हम रशिया के साइबेरियन पार्ट में आते हैं, एशिया महाद्वीप पर आते हैं, तो यही एक ऐसा आपको बंदरगाह नजर आएगा जिसका इंटीरियर रीजन से, आंतरिक प्रदेश से रेल मार्ग के द्वारा संपर्क भी है। अगर आप इसे जलवायु विज्ञान के टॉपिक से जोड़ते हैं तो व्लादिवोस्तोक रूस के जिस क्षेत्र में अवस्थित है उसका संबंध लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश से है। और लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश में जिस प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं वह टेम्परेट फॉरेस्ट, समशीतोष्ण वन के वृक्ष। और लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश से जब आप पश्चिम में जाइएगा तो साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश है। साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश में शंकुधारी वन के वृक्ष मिलते हैं। शंकुधारी वन के वृक्ष का, उनके वृक्ष की लकड़ियों का उपयोग हम कागज बनाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो ये व्लादिवोस्तोक है यह कागज उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है, पेपर इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी। जलयान उद्योग क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि बंदरगाह है। रॉ मटेरियल भी यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि समशीतोष्ण वन के वृक्षों का उपयोग जलयानों के निर्माण के लिए किया जाता है। अब सोचिए, आप सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश से अपना सफर प्रारंभ किए। जैसे जैसे सेंट पीटर्सबर्ग से दूर होते जाएंगे आप ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश की जगह पर कहाँ पहुँच जाएंगे? साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश में। यानी समशीतोष्ण वन के जो वृक्षाच्छादित क्षेत्र या वनाच्छादित क्षेत्र होंगे वो उससे होते हुए आप टाइगा रीजन में पहुंच जाएंगे और फाइनली आप कहाँ आ गए? लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश में। और यूराल पर्वत को क्रॉस करने के बाद आप यूरोप से कहाँ पहुंच गए? एशिया महाद्वीप में। अब सोचिए, रशिया के आपने इंपॉर्टेंट रिवर्स को देखा, रशिया के आपने इंपॉर्टेंट लेक्स को देखा, रूस के आपने इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखा, रशिया के इंपॉर्टेंट रेल रूट को आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट पोर्ट को देख लिया। अब जब एशिया में हम लोग आएंगे तो रूस के से संबंधित उन विशेषताओं पर भी विचार करेंगे जिनका संबंध एशिया महाद्वीप से होगा। यानी रशिया में
के साइबेरिया रीजन में कौन कौन से पर्वत अवस्थित हैं। तो अब हम लोग अपने महाद्वीप में आगे प्रवेश कर रहे हैं, यानी एशिया। ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप को तैयार करते समय सबसे पहले मैप की सहायता से, यानी मेरे साथ आपको यह समझना है कि आप एशिया के मैप का अध्ययन कैसे करेंगे, और इस क्रम में जो इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं या इम्पॉर्टेंट लोकेशन है उसको समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद जब आप भारत का अध्ययन करेंगे तो भारत का अध्ययन करते समय भी कहीं ना कहीं आप एशिया महाद्वीप का ही अध्ययन करेंगे। तो सेकंड स्टेप में आप भारत और भारत के पड़ोसी देशों का अध्ययन करते समय भी आप एशिया महाद्वीप को और बेहतर ढंग से समझेंगे। थर्ड स्टेप में जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे तो उस समय भी आपको एशिया के वैसे लोकेशन को, वैसे जो है लोकेशन को मैप में हमेशा ध्यान में रखकर चलना है जो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में बना रहता हो सकता है कि आपको वह न्यूज़ यानी जिस कारण से वह लोकेशन न्यूज़ में है वह न्यूज़ ना पूछा जाए, बल्कि उस लोकेशन के, उस स्थान के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में आपसे प्रश्न किया जाए कि वह है तो कहाँ पर। तो इसलिए इस कॉन्टिनेंट को बेहतर ढंग से आपको अन्य विषयों के साथ भी रिलेट करके अध्ययन करना है, क्योंकि हम लोग एशिया का सैर करते हुए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया से फिर वापस जब भारत आएंगे तो वर्ल्ड टूर खत्म हो जाएगा और भारत का अध्ययन करेंगे तो भारत का अध्ययन करते समय केवल मैप स्टडी नहीं करेंगे बल्कि भूगोल की सहायता से भारत का अध्ययन करेंगे। आप कहेंगे भूगोल की सहायता का मतलब क्या हुआ? तो भूगोल के अंतर्गत जो आप भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान ये सब पढ़े हो, इन्वायरमेंट की जो समझ हो, उन सबको ध्यान में रखकर हमें भारत का अध्ययन करना होगा। और मैप रीडिंग करने का तरीका तो आपको उस समय तक और भी क्लियर हो चुका रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम एशिया का मैप कैसे देखेंगे। तो खुद सोचिए कि यहाँ पर आपने व्हाइट सी और बैरेंट सी को आर्कटिक महासागर में देखा था, और फिर आर्कटिक महासागर में देखने के बाद आप जैसे ही यूराल पर्वत को क्रॉस किए थे तो कारा सागर, फिर उसके बाद कहाँ पहुँचे थे? लापटेप सागर, लापटेप सागर के बाद ईस्ट साइबेरियन सी। तो एटलस ओपन कर लीजिए और मैप एटलस में एशिया का मैप निकाल लीजिए, और एशिया का मैप निकालने के साथ जहां आप पहले जा चुके हैं उन पर विचार कर लीजिए, उनको रिकॉल कर लीजिए कि व्हाइट सी, कोला प्रायद्वीप के पास आपने व्हाइट सी देखा था, फिर कोला प्रायद्वीप के व्हाइट सी से पूर्व में जाने पर बैरेंट सी, और बैरेंट सी से ईस्ट में जाने पर कारा सी, कारा सी में ही आपने ओब नदी को ओब की खाड़ी में गिरते हुए देखा था, और येनिसी नदी को येनिसी की खाड़ी में गिरते हुए देखा था। फिर वहाँ से लापटेप सी गए थे जहाँ लीना नदी का निकास होता है। लापटेप सी के बाद आप ईस्ट साइबेरियन सी गए जहाँ पर कोलियामा नदी का निकास होता है, और जैसे ही आप ईस्ट साइबेरियन सी से इधर आइएगा तो रशिया यानी साइबेरिया और अलास्का, इन दोनों के यहाँ सेंटर में एक और आपको सागर नज़र आ सकता है। एटलस में ध्यान से देखेंगे वो है चकची सी। चकची सी के बाद अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए अलास्का के नॉर्थ में जाते हैं, इमेजिन कीजिए हमने अपना सफ़र प्रारंभ किया था अलास्का के नॉर्थ में ब्यूफोर्ट सागर से, तो पहुंच गए कहाँ? जहाँ से वर्ल्ड टूर आपने बिगिन किया था। ब्यूफोर्ट सागर से ईस्ट में जाएंगे तो ब्यूफोर्ट सागर से ईस्ट में जाने पर बैंक विक्टोरिया आइलैंड, बैंक आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बैफिन आइलैंड से बैफिन बे को क्रॉस करके ग्रीनलैंड पहुंचे थे। और ग्रीनलैंड देखिए, अगर आप यहाँ से ग्रीनलैंड पहुंच गए बैफिन बे को क्रॉस करके, और ग्रीनलैंड से फिर आइसलैंड आए थे, आइसलैंड से फिर नॉर्वेनियन सागर पहुंचे थे। नॉर्वेनियन सागर से आप कहाँ आए थे? नॉर्वे,
नॉर्वे से स्वीडन जाने के लिए आपने जोलन पर्वत क्रॉस किया था। स्वीडन से फिनलैंड जाने के लिए आपने बूथनिया की खाड़ी को क्रॉस किया था। फिनलैंड से आप चाहें तो फिनलैंड की खाड़ी को क्रॉस करके आप इस्टोनिया आ सकते हैं। और अभी आपने फिनलैंड की खाड़ी में सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह से ट्रांस सिबेरियन रेलवे के पश्चिमी जंक्शन यानी सेंट पीटर्सबर्ग से आपने व्लादिवोस्तोक तक का सफ़र किया। अब सोचिए, हम लोग अगर फिनलैंड से रसिया की तरफ पहुंचेंगे तो कोला प्रायद्वीप से व्हाइट सी। तो यहाँ अगर आप इस प्रकार ऐसे राउंड लगा रहे हैं चारों तरफ, तो कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर में। और आर्कटिक महासागर का राउंड लगाते समय आप यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका 3 महाद्वीपों से होकर क्रॉस करेंगे, क्योंकि यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका आप गए। आर्कटिक महासागर का जब आप राउंड लगा रहे हैं तो ये उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है। यदि आपने जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया है तो इसी उत्तरी ध्रुव के पास उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से जो हवाएं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की ओर चलती है, ध्रुवीय पूर्वी पवन है। तो इमेजिन कीजिए आप उस रीजन में आ गए। अब इसके बाद यदि आप आगे बढ़ेंगे तो एशिया के कंट्रीज़ के मैप को देखने के पहले इम्पॉर्टेंट सी, बे, गल्फ इनको समझ लीजिए। उसके बाद, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे एशिया के देश अपने आप स्पष्ट होते चलेंगे, तो पहले हम लोग एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सी, बे, गल्फ, आइलैंड, इनमें जिससे आप पहले से परिचित हैं वह है कारा सी, लाप्टेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चकची सी। इन सब के साथ क्या कॉमन है? तो ये सभी एशियाई रशिया के नॉर्थ में है और आर्कटिक महासागर के भाग है। इनके अलावा जैसे आप प्रशांत महासागर में आएंगे, ओखोटस्क की सी ऑफ जापान, येलो सी के साथ गल्फ ऑफ पोहाई। ध्यान रखिएगा, चाइना में अगर आइएगा तो हो सकता है आपको एटलस में यह पढ़ने को मिले BOHAI, यानी वहाँ लिखते बी है, बोलते पी है। तो कई जगह आपको बोहाई लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसे प्रोनाउंस करेंगे पोहाई। येलो सी के बाद ईस्ट चाइना सी के बाद साउथ चाइना सी में ही गल्फ ऑफ टोंगकिंग की खाड़ी के साथ गल्फ ऑफ थाईलैंड की खाड़ी। इधर अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके साथ आगे फर्दर पैसिफिक ओशन में ही सोलू सी, सेलिबस सी, बांदा सी,
एक तरफ जावा सी, फ्लोरस सी, और आगे बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे तो तिमोर सी। ये सब इम्पोर्टेंट प्रशांत महासागर में इम्पॉर्टेंट जो सी हैं, जिनको एक तरफ से आपको एटलस में अभी देखना है, पहले लिस्ट तैयार कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप इंडियन ओशियन में आएंगे, तो इंडियन ओशियन में आने पर आपको अंडमान सी नज़र आएगा। अंडमान सी में एक तरफ आपको मर्तबान की खाड़ी, गल्फ ऑफ मर्तबान, और दूसरा है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद जाना पहचाना हुआ अरेबियन सी, अरेबियन सी के बाद गल्फ ऑफ ओमान, द गल्फ कहें या पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। उसके बाद जाना पहचाना हुआ फिर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ अदेन, अदेन की खाड़ी, और इसके बाद फिर आप पहुंच जाइएगा रेड सी, लाल सागर। तो ये है इम्पोर्टेंट सी के, इम्पोर्टेंट सी जो है उनका लिस्ट। तो पहले इन्हें नोट करके एटलस में देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट आइलैंड को भी साथ साथ में समझेंगे। तो अगर हम इम्पोर्टेंट सी की बात करें तो इम्पोर्टेंट सी में ध्यान दीजिएगा कि पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर हम एशिया के पॉलिटिकल मैप को पहले देख लेते हैं, तो पॉलिटिकल मैप को देखने के साथ ये क्लियर हो जाए कौन कौन से कंट्रीज है, तो इतनी तो समझ आपको होगी कि कहाँ कौन से देश है, नहीं तो अभी साथ साथ में कवर करेंगे। उसकी जगह हम लोग फिजिकल मैप को आधार बनाकर, मैं फिजिकल मैप यूज कर रहा हूँ, आप साथ में पॉलिटिकल का हेल्प लेते रहेंगे। अगर जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो तो देखिए, यदि हम इस क्षेत्र से आते हैं और रशिया के, देखिए रशिया का यह है कोला प्रायद्वीप, और कोला प्रायद्वीप के साथ यहाँ ये तो है वाइट सी, ये वाइट सी है, ये बी बैरेंट सी है। लेकिन अब हम लोग पहुँच जाते हैं यूराल पर्वत के नॉर्थ में। जो ये यूराल पर्वत है इसके नॉर्थ में ये हो गया कारा सागर। कारा सागर के बाद, कारा सागर से होते हुए जैसे आगे बढ़ेंगे तो इधर है लापटेप सागर। लापटेप सागर के बाद इधर आएंगे तो ईस्ट साइबेरियन सी है। ईस्ट साइबेरियन सी के साथ इधर आएंगे तो ये हो गया चकची सी। अब इधर बेरिंग जल संधि को क्रॉस करके, आप पहले भी इस स्टेट से क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि जब हम लोग एल्यूशियन आइलैंड से होते हुए बेरिंग सागर से ब्यूफोर्ट सागर जाने के लिए हमें बेरिंग जल संधि को क्रॉस करना था। अभी हम बेरिंग जल संधि को क्रॉस करके इधर बेरिंग सागर पहुंचेंगे। ये बेरिंग सी है। बेरिंग सागर से होते हुए जब आप रशिया के इस रीजन में आएंगे तो यहाँ पर है ओखोटस सागर, सी ऑफ ओखोटस्क। जो ये ओखोटस सागर है, इसके साथ यह जो प्रायद्वीप नज़र आ रहा है, इम्पॉर्टेंट पेनिनसुला की अगर हम बात करें तो ये जो प्रायद्वीप है इसे कहते हैं कामचटका पेनिनसुला। कामचटका पेनिनसुला। तो कामचटका पेनिनसुला के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में ओखोटस सागर है। ओखोटस सागर के बाद इस कामचटका प्रायद्वीप से जैसे जैसे आप इधर आइएगा तो कई सारे आपको ऐसे आइलैंड नज़र आएंगे। ये जो आइलैंड है ये है क्यूराइल आइलैंड। क्यूराइल आइलैंड के बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो ये आइलैंड दिखाई दे रहा है रशिया का, ये आइलैंड है सखालिन आइलैंड। सखालिन आइलैंड। तो कामचटका प्रायद्वीप, क्यूराइल आइलैंड, सखालिन आइलैंड, तो ये इन सभी का संबंध किससे है? रूस से है। अब ओखोटस सागर के साथ, ओखोटस सागर से सखालिन द्वीप को क्रॉस करके
जैसे आप जापान के वेस्ट में आएंगे तो यह है जापान सागर। जापान सागर, जापान सागर जापान के पश्चिम में है और साथ में ही आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी दिखाई देगा। अब अगर आप जापान सागर पहुंच गए हैं तो जापान सागर में सबसे पहले देखिए जापान के आइलैंड में एक आपको आइलैंड नजर आएगा होकाइडो। सबसे पहले होकाइडो, उसके बाद है होन्शु, इसके बाद जो जापान का द्वीप है वो कौन सा है, होन्शु। होन्शु के बाद देखिए वहीं पर एक आइलैंड नजर आएगा शिकोक्यू। एटलस लेकर बैठना है, एटलस में जो इम्पोर्टेंट लोकेशन नज़र आ रहे हैं उसको हाईलाइट करते चलना है और यही तरीका फॉलो करना है कि होकाइडो, होन्शु, शिकोक्यू। शिकोक्यू के बाद देखिए वहीं पर एक और आइलैंड नजर आएगा क्यूशू। क्यूशू के बाद अगर आगे देखिएगा तो क्यूशू के दक्षिण में एक और आइलैंड नजर आएगा ryukyu। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोक्यू, क्यूशू और ryukyu ये सभी जापान के द्वीप हैं, इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं और इनका नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस पता रहना चाहिए। साथ में ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो ये जापान के द्वीप हैं इनमें से जापान की राजधानी कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ को अभी आप देखिए। आगे डिस्कशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कहाँ कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर भी हैं। जब आप जापान और जापान सागर और जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से होते हुए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से होते हुए चाइना की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है येलो सी के साथ ही आपको यहाँ पर खाड़ी दिखाई देगी गल्फ ऑफ पोहाई को क्रॉस करके, यानी येलो सी से जैसे आप ईस्ट चाइना सी की तरफ आइएगा, ये ईस्ट चाइना के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी, यहीं पर है ताइवान पहुंच गए। अब ताइवान पहुंच गए तो ताइवान से अगर आप साउथ की तरफ मूव कीजिएगा तो ईस्ट चाइना सी से आप कहाँ जाएंगे, साउथ चाइना सी। लेकिन साथ में देखिए फिलीपींस के आइलैंड्स में एक आइलैंड है लुजोन, दूसरा है मिंडानाओ। तो देखिए लुजोन और मिंडानाओ ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसको एटलीस्ट आपको मार्क करके चलना है। उसके बाद आगे देखिएगा तो पालावान आइलैंड में मिल जाएगा आपको। क्लियर, लुजोन, मिंडानाओ, पालावान। जैसे आप फिलीपींस के पश्चिम में आइएगा साउथ चाइना सी के साथ साथ आपको यहीं पर टोंगकिंग की खाड़ी नजर आएगी, गल्फ ऑफ टोंगकिंग। ध्यान से देखिएगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि टोंगकिंग की खाड़ी वियतनाम के तट पर है। अब आप दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में आ गए। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के अगर आप मैप को देख रहे हैं तो 1 बाय 1 नोटिस कीजिए कि सबसे पहले आपको वियतनाम नज़र आएगा। वियतनाम के बाद आप जैसे इंटीरियर में जाएंगे तो लाओस है। लाओस का लोकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में लाओस ही एक ऐसा देश है जिसका कोई तट नहीं है, स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आपसे ये प्रश्न किया सकता है, ठीक है। और जब कभी भी आप किसी स्थलरुद्ध देश को मार्क कर रहे हैं तो मैप रीडिंग करते समय नोटिस करते रहना है कि उस देश की सीमा कौन कौन से देश को टच करती है। लाओस के बाद वहीं पर आप कंबोडिया पहुंच जाएंगे। कंबोडिया के बाद आप थाईलैंड, थाईलैंड जहाँ एक तरफ आप कंबोडिया से थाईलैंड पहुँचे, थाईलैंड के बाद देखिए वहीं पर है मलेशिया का प्रायद्वीप, मलेशिया के प्रायद्वीप आ जाएंगे। तो देखिए वियतनाम, लाओस, एक तरफ थाईलैंड, दूसरी तरफ कंबोडिया, तो लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, और इधर आएंगे तो म्यांमार।
तो क्या क्लियर हुआ कि कैसे आप दक्षिण पूर्वी एशिया के मैप को विजुलाइज करेंगे, स्थलीय देश को। तो मेरे साथ देखिए, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया का प्रायद्वीप और म्यांमार। म्यांमार से आगे बढ़ेंगे तो आप भारत आ जाएंगे और आप दक्षिण पूर्वी एशियाई रीजन में अभी भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार पहुंच गए। इन सभी को मैप में नोटिस करने के बाद या ऑब्जर्व करने के बाद ये भी स्पष्ट हो जा रहा है कि जहाँ ये दक्षिण पूर्वी एशिया के स्थलीय देश है, महाद्वीपीय देश है, महाद्वीप पर अवस्थित कंट्रीज है, वहीं लाओस स्थलरुद्ध देश है। अब मलेशिया के दक्षिण में देखिएगा ध्यान से, तो आपको एक आइलैंड नजर आएगा, सिंगापुर। अब सिंगापुर जो है ये आइलैंड है, द्वीपीय देश है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जहाँ फिलीपींस एक द्वीपीय देश है, वहीं सिंगापुर भी एक द्वीपीय देश है। उसके बाद अगर हम द्वीपीय देश की बात करें तो फिलीपींस से जब आप साउथ की तरफ मूव करेंगे तो इंडोनेशिया के द्वीपों में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इन तीनों को ध्यान से एटलस में देखकर समझने का कोशिश कीजिए और यह भी देखिए कि इनमें से कौन कौन से द्वीप है जिनके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सुमात्रा और बोर्नियो से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। और जावा जो है, ये विषुवत रेखा के दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर आप एटलस में बोर्नियो आइलैंड को देखेंगे तो स्पष्ट होगा आपको कि अगर ये बोर्नियो आइलैंड है तो इसी बोर्नियो आइलैंड पर, इस आइलैंड पर एक देश है ब्रुनई के साथ इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं कालीमंटन, इंडोनेशियन बोर्नियो। और उसके बाद मलेशिया के दो यहाँ प्रांत है, साबाह और सारावाक। तो क्या स्पष्ट हो रहा है, एटलस में देखते ही यह समझ में आ जाना चाहिए कि बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। इंडोनेशिया के साथ मलेशिया के साबाह और सारावाक प्रांत है और यहाँ एक स्वतंत्र देश भी है, ब्रुनई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया और सिंगापुर द्वीपीय देश हैं। साथ में बोर्नियो द्वीप पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में 3 देशों का अधिकार है, जहां इंडोनेशिया में रहने वाले लोगों में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए इसे इस्लामिक कंट्री भी कहते हैं। वहीं पर अगर आप मैप देखेंगे तो एक आपको द्वीप नजर आएगा, बाली। तो इंडोनेशिया में बाली एक ऐसा द्वीप है जहां हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए एक अपवाद विशिष्ट है, अपने आप में यह आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंक्लूजन आपने क्या ड्रॉ किया? कंक्लूजन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यदि हम आइलैंड की बात करें तो कह सकते हैं ना, कामचटका प्रायद्वीप से, मैं एटलस में मेरे साथ आप यहाँ पहुँच जाइए कामचटका प्रायद्वीप पर, और कामचटका प्रायद्वीप से दक्षिण की ओर जाने पर कुराइल द्वीप के साथ सखालिन द्वीप मिलेगा। सखालिन द्वीप से दक्षिण में जाने पर जापान का होकाइडो द्वीप, उसके बाद होन्शु, फिर शिकोक्यू, फिर क्यूशू, फिर ryukyu के बाद आगे बढ़ेंगे तो ताइवान के बाद फिलीपींस का लुजोन, मिंडनाओ और पालावान द्वीप नजर आएगा। फिर उसके बाद इंडोनेशिया में सुमात्रा और बोर्नियो जो विषुवत रेखा पर है, और विषुवत रेखा के दक्षिण में जावा। अगर हम सागर और इम्पॉर्टेंट सी
बे और गल्फ को देखें तो कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में ओखोटस सागर के दक्षिण में जापान सागर जो जापान के पश्चिम में है। नॉर्थ और साउथ कोरिया के दक्षिण पश्चिम में येलो सी में है पोहाई की खाड़ी से होते हुए अगर हम साउथ की तरफ मूव करें तो कहाँ पहुँच गए, येलो सी से ईस्ट चाइना सी जहाँ ताइवान भी है, ताइवान को क्रॉस करेंगे साउथ चाइना सी में टोंकिंग की खाड़ी है। साउथ चाइना सी के दूसरी तरफ फिलीपींस के द्वीप हैं और वहीं स्थलीय देशों में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया का प्रायद्वीप है, दक्षिण में सिंगापुर है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं साउथ चाइना सी के बाद, तो साउथ चाइना सी के बाद फिलीपींस के ईस्ट में फिलीपींस सी है, फिलीपींस सागर है इधर। और फिलीपींस सागर के बाद अगर आप मैप देखेंगे इंडोनेशियाई और एटलस में इंडोनेशिया के पास पहुंच जाएंगे फिलीपींस से साउथ की तरफ, तो देखिए सुलू सी, सेलिबस सी, एक तरफ फ्लोरस सी, साथ में बांदा सी और बांदा सी के साथ जावा सी है या नहीं है। सुलू सी, सेलिबस सी, फ्लोरस सी, बांदा सी, जावा सी और ईस्ट में जाने पर तिमोर सी है या नहीं, इनको हाईलाइट कर लीजिए। इस रीजन में आपको एटलस में मिलेंगे फिलीपींस से लेकर इंडोनेशिया के आसपास। जब आप जावा सी को क्रॉस कर जाएंगे, जावा सी को क्रॉस करके यानी जावा द्वीप के इधर आएंगे तो अंडमान सागर पहुंच जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अंडमान सागर यानी कौन से ओशियन में आ गए, इंडियन ओशियन में। अंडमान सागर में ही यह अगर म्यांमार का क्षेत्र, ये म्यांमार का रीजन है, थाईलैंड म्यांमार के बॉर्डर के पास आ जाएंगे, इधर थाईलैंड, इधर म्यांमार, इधर मलेशिया का प्रायद्वीप, यहीं पर आपको एटलस में नजर आएगा गल्फ ऑफ मर्तबान की खाड़ी, गल्फ ऑफ मर्तबान की खाड़ी के बाद आ गए बे ऑफ बंगाल के बाद अरेबियन सी। अब सोचिए अरेबियन सी पहुंच गए, अरेबियन सी से जैसे आप इधर आइएगा तो पहुंच जाएंगे ओमान के पास है ओमान की खाड़ी से आप पर्शियन गल्फ जा सकते हैं, द गल्फ। ओमान की खाड़ी से अगर आप इधर जाएगा अफ्रीका की तरफ तो जाना पहचाना हुआ जगह यमन के पास अदन की खाड़ी, तो ओमान की खाड़ी से अदन की खाड़ी से होते हुए बाबेल मंदेब जल संधि को क्रॉस करके कहाँ जा सकते हैं, लाल सागर से जब आप इधर आइएगा, लाल सागर से होते हुए जब आप यहाँ पे आइएगा एशिया में जॉर्डन देश के पास, तो देखिए जॉर्डन देश पहुँच गए। अगर जॉर्डन देश पहुँच गए तो वहाँ पर अक्काबा की खाड़ी नजर आएगा, गल्फ ऑफ अक्काबा। जब अफ्रीका में आप सिनाई प्रायद्वीप के साथ स्वेज कैनाल को क्रॉस कर रहे थे तभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि सिनाई प्रायद्वीप के एक तरफ स्वेज की खाड़ी है और दूसरी तरफ अक्काबा की खाड़ी है, और ये भी कहा था कि जब हम लोग एशिया जाएंगे तो हमें अक्काबा की खाड़ी देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप अक्काबा की खाड़ी को देख रहे हैं तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जॉर्डन के तट पर यह अक्काबा की खाड़ी है और जॉर्डन का तट विश्व में सबसे छोटा तट है, तो वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट कोस्ट लाल सागर के अक्काबा की खाड़ी पर है। और अगर आप अक्काबा की खाड़ी की जगह स्वेज की खाड़ी में प्रवेश करेंगे तो पोर्ट स्वेज बंदरगाह पहुंच जाएंगे। पोर्ट स्वेज से आप स्वेज कैनाल में इंटर कर जाएंगे और स्वेज कैनाल में जब इंटर करेंगे तो लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, तिम्सा लेक से होते हुए आप कहाँ चले जाएंगे, पोर्ट सईद भूमध्य सागर के तट पर। वहाँ से आप ग्रीस के एजियन सागर में जा सकते हैं। एजियन सागर से आप डार्दानेल्स जल संधि को क्रॉस करके मरमरा सागर जा सकते हैं। मरमरा सागर से आप बॉस्फोरस जल संधि को क्रॉस करके काला सागर में आ सकते हैं। काला सागर के बाद आप चाहें तो अजोब सागर जाने के लिए कर्च जल संधि को क्रॉस कर सकते हैं। अजोब सागर में डॉन नदी गिरती है तो आप डॉन नदी से कहाँ पहुँच जाएंगे, रशिया। और रशिया से आप वाइट सी पहुँच सकते हैं, ओनेगा, दवीना, मेजन पेचोरा नदियाँ गिरती है।
वहाँ से आप बैरेंट सी होते हुए कारा सागर आ सकते हो। देखिए, आप मुझे अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आप ये नोटिस करते होंगे कि मैं किसी भी टॉपिक को रिवाइज कराने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाता हूँ। आप चाहते हैं कि आप भी जो है मैप के स्तर पे एकदम कंफर्ट जोन में चले जाएं, ऐसा लगे कि आपके दिमाग में मैप बना हुआ है। तो रटना मना है, प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि हमने ये पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका हमारा समाप्त हो गया, साउथ अमेरिका समाप्त हो गया, अफ्रीका समाप्त हो गया, यूरोप समाप्त हो गया, अब एशिया हम प्रारंभ कर दिए, नहीं, बल्कि हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप का अभी सैर किया, एक बार सैर किया, 2 बार किया, जितनी बार मर्जी में, और कम समय दीजिए, खाली समय पे वैसे मैप सोचिए। एक बार मैप का सेंस डेवलप हो जाएगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आपको इसका बेनिफिट अन्य किसी विषय को, कोई भी विषय होगा उसे भी तैयार करने में होगा, बहुत मिलेगा। इसलिए ऐसे ही रिवाइज करना है। तो देखिए, हमने कहा स्टार्ट किया, ऐसे घूमते हुए हम लोग कहाँ पहुँच गए, जहाँ से इधर से आए थे उसी रास्ते में पहुँच गए। तो सभी रूट अब क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, इम्पॉर्टेंट सी, बे, गल्फ। अगर आप चाहें तो साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, जिसको लोग, ये जो रीजन है, अगर आप मैप एटलस को देखेंगे और सिर्फ एशिया की बात करें तो एशिया में भारत को सेंटर में रखा जाता है। उस आधार पर कहते हैं कि ये पश्चिमी एशिया है। भारत के किधर है, पश्चिम में है। और अगर हम पूरे एशिया के, यूरेशिया के मैप को देखें, इस पूरे मैप को अगर हम देख रहे हैं तो इस आधार पर लगता है कि ये दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में। तो इसे लोग पश्चिमी एशिया भी कहते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया भी कहते हैं। और यूरोप में रहने वाले लोग इसके बारे में यह ओपिनियन रखते हैं कि ये जो पूर्वी गोलार्ध है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कहाँ से गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम से, उस पूर्वी गोलार्ध के मध्य में, इसलिए इसको लोग मिडिल ईस्ट कंट्री भी कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप एशिया को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप ऑब्जर्व करेंगे वैसा इसका नाम देंगे। अगर मैप की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में एक तरफ आपने म्यांमार, बांग्लादेश देखा, इधर जो है नेपाल, भूटान के बाद इधर अफ़गानिस्तान हो गया। अगर हम इधर आएंगे दक्षिण पश्चिम एशिया में, तो ध्यान से देखिएगा, तो दक्षिण पश्चिम एशिया में आपको ईरान, इराक और इसके साथ एक और यहाँ देश नजर आएगा, कुवैत। देखिए, ईरान, इराक और कुवैत। इसको एटलस में मार्क करते समय आपको नोटिस करना है कि ईरान, इराक और कुवैत, ये तीनों ही की अगर हम बात करें तो क्या ये तीनों ही फारस की खाड़ी की तट पर है या नहीं। उसके बाद देखिए, ईरान, इराक, कुवैत के साथ साथ जैसे आप फारस की खाड़ी के तट में आएंगे तो फारस की खाड़ी के तट के साथ ये ध्यान रखिएगा कि पर्शियन गल्फ में दक्षिण पश्चिम एशिया का एकमात्र द्वीपीय देश है, वह है बहरीन। तो बहरीन दक्षिण पश्चिम एशिया का एकमात्र द्वीपीय देश है जो फारस की खाड़ी में अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम एशिया के सभी देश खनिज तेल के भंडार उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहरीन ही एक ऐसा देश है जो विश्व स्तर पर मोतियों के उत्पादन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है, यानी पर्ल कल्चर के लिए बहरीन फेमस है। अब सोचिए, दूसरी तरफ अगर आप आइएगा तो आपको मैप में अरेबियन पेनिनसुला पर आने पर आपको एक तो देश नज़र आएगा ओमान, फिर दूसरा है यमन। ओमान की खाड़ी के तट पर, ओमान की खाड़ी के तट पर, यमन अदन की खाड़ी के तट पर है। उसके बाद इस अरेबियन प्रायद्वीप पर जो सबसे बड़ा देश है वो सऊदी अरब।
सऊदी अरब। यहीं पर अगर आप देखिएगा तो फारस की खाड़ी के तट पर है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इनके अलावा इस अरेबियन प्रायद्वीप से ही जुड़ा हुआ प्रायद्वीप है कतर, कतर जो पर्शियन गल्फ में है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ बहरीन एक द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है, वहीं कतर एक प्रायद्वीपीय देश है। यानी कतर प्रायद्वीप का नाम भी है और कतर एक कंट्री का नाम भी है जो फारस की खाड़ी में। तो अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप को देखने से ये क्लियर हो जाएगा। एटलस पर ध्यान दीजिएगा, ईरान, इराक और कुवैत, ओमान, यमन, सऊदी अरब, यूएई और कतर। यूएई फारस की खाड़ी के तट पर है, कतर एक प्रायद्वीपीय देश है जो फारस की खाड़ी में है, बहरीन यहाँ एक द्वीपीय देश है। इसके बाद यदि आप पहुँचेंगे भूमध्य सागर के तट पर, टर्की से तो आप परिचित हैं, क्योंकि टर्की को अगर आपने मैप में देखा था तो यही मरमरा सागर है। टरगाला सागर के साथ साथ अगर देखा जाए इधर मरमरा सागर है, और मरमरा सागर की तरह इस्तांबुल आपने यूरोप में देखा था। लेकिन अगर नोटिस कीजिएगा तो आपको भूमध्य सागर की तरफ सीरिया, लेबनान, सीरिया, लेबनान, उसके बाद देखिए भूमध्य सागर पर इजराइल और जॉर्डन। इन सभी को अगर आप एटलस में मार्क करेंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे तो यह पाएंगे कि जॉर्डन जो है ये भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित नहीं है, बल्कि जॉर्डन जैसा भी हमने आपको अभी बताया कि अकाबा की खाड़ी के तट पर है और यह विश्व में इसका तट सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। अब देखिए मैप अगर आप देख रहे हैं तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ देखिए आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों को अगर मैप में ऑब्जर्व करना है और साथ में विजुअलाइज करना है तो सबसे पहले ईरान, इराक, कुवैत, फिर ओमान, यमन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, और पर्शियन गल्फ में है जो द्वीप वो बहरीन। उधर से आएंगे तो सीरिया, लेबनान, इजराइल भूमध्य सागर के तट पर है और जॉर्डन भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। सीरिया, इजराइल, लेबनान की अगर हम बात करें भूमध्य सागर के तट पर होने के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में भी है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में भी है। तो ये दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों की बात हो गई। टर्की, सिकमैन ऑफ यूरोप, एशिया में भी, एनातोलिया प्रायद्वीप, इस्तांबुल यूरोप में भी है। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए तो सेंट्रल एशिया में आएंगे तो सेंट्रल एशिया के देशों में कजाकिस्तान, इस रीजन में आ जाना है। यहाँ पे सेंट्रल एशिया के देशों में यह जो क्षेत्र है जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो देखिए ऐसे देखते चलिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद और ऐसे मूव करना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मिलेगा आपको तुर्कमेनिस्तान, ऐसे मूव करते हुए इधर आना है। तुर्कमेनिस्तान के बाद जैसे इधर जाइएगा तो आपको इधर जाने पर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, देखिए एटलस में दिया है कि नहीं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशियाई देश हैं। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, एटलस में एशिया के पॉलिटिकल मैप को सामने रखकर मेरे साथ एक बार फॉलो कीजिएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे आप एटलस में देखिए कि अगर आप इस रीजन से अगर आ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस क्षेत्र से, तो आपको यहाँ पर एक एशियाई देश मिलेगा मंगोलिया, और मंगोलिया के बाद आप आ जाएंगे चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया,
तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना से होते हुए जब आप दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आएंगे तो चाइना के साथ वियतनाम, उसके बाद लाओस, लाओस के बाद कंबोडिया, फिर थाईलैंड पहुंच जाएंगे। थाईलैंड से मलेशिया के प्रायद्वीप आ सकते हैं। मलेशिया के प्रायद्वीप के दक्षिण में सिंगापुर है। उसके बाद आप मलेशिया प्रायद्वीप के थाईलैंड के पश्चिम में जाएगा म्यांमार है। म्यांमार से आप बांग्लादेश भी जा सकते हैं, म्यांमार से आप भारत भी आ सकते हैं, भारत से आप भूटान, नेपाल जा सकते हैं, तो भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं। इधर अब आगे दक्षिण पश्चिम एशिया, तो भारत और भारत के पड़ोसी देश दक्षिणी एशियाई देश हो गए। और अगर आप भारत दक्षिण पश्चिम एशियाई देश में आ रहे तो सबसे पहले ईरान, इराक और कुवैत, ओमान, यमन, सऊदी अरब, यूएई, कतर प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप, फिर उधर सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन जो काबा की खाड़ी के तट पर है, और इधर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ऐसे आपको मैप देख लेना है। और अगर आइलैंड की बात करें तो कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिण में कुराइल आइलैंड, कुराइल आइलैंड के दक्षिण में होकाइडो, सखालिन आइलैंड, उसके बाद होकाइडो, फिर होन्शु, शिकोक्यू, क्यूशू, ryukyu, फिर पहुंच जाएंगे ताइवान, फिर फिलीपींस के लुजोन, मिंडानो, पालावान द्वीप से, इंडोनेशिया के सुमात्रा, बोर्नियो से जावा, उधर बाली द्वीप, फिर आ गए अंडमान सागर में। सागर की बात करें तो ओखोटस सागर, फिर जापान सागर, फिर येलो सी में पोहाई की खाड़ी, फिर ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी में टोंकिंग की खाड़ी, टोंकिंग की खाड़ी के बाद थाईलैंड की खाड़ी, उसके बाद सोलूसी, सोलूसी के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सोलूसी, फिर आ गया सेलिबस सी, बांदा सी, फ्लोरस सी, जावा सी, उधर गए तिमोर सी, और जावा सी के बाद इंडियन ओशियन में आ गए तो अंडमान सी। अंडमान सी में म्यांमार के तट पर मर्तबान की खाड़ी, फिर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से ओमान की खाड़ी से अदेन की खाड़ी, उधर फारस की खाड़ी, तो अदेन की खाड़ी से हम बाबेल मंदिर जो संधि क्रॉस करके लाल सागर आ सकते हैं। तो एक बार हमने आपको एशिया का एक बेसिक जो है डिस्कशन कर दिया, जिसके माध्यम से आपको यह समझना था कि किस प्रकार आप एशिया के इम्पॉर्टेंट सी, बे, गल्फ, आइलैंड को देखेंगे और कैसे आप दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश और सेंट्रल एशियाई देश को ऑब्जर्व करेंगे। एक बार एटलस में इसे करके और मार्क करके समझ के एक बार आउटलाइन पॉलिटिकल मैप में एशिया का आउटलाइन पॉलिटिकल मैप लेना है, जहाँ कंट्री का नाम नहीं दिया हो, और वहाँ खुद से अपना असेसमेंट करना है, टेस्ट लेना है कि क्या आप सभी कंट्रीज़ को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। पहचान ले रहे हैं, सोच ले रहे हैं, तो हम लोग इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इम्पॉर्टेंट स्टेट के साथ रिवीजन हो जाएगा, और फिर हम लोग एशिया में भी पहले इम्पॉर्टेंट रिवर्स को देखेंगे, क्योंकि एशिया में भी जो नदियां हैं उनका महत्व अधिक है, क्योंकि नदियों के साथ ही यहाँ शहरों का विकास हुआ है। नदी के मुहाने पर आपको यहाँ बंदरगाह मिलेंगे, और फिर बाद में पर्वत पठार अन्य जो है भौगोलिक विशेषताओं पर विचार करेंगे।